पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। पाकिस्तान में दक्षिणी सिंधु प्रांत को अलग सिंधु देश बनाने की मांग तेज हो गई है। आधुनिक भारतीय सिंधी राष्ट्रवाद के संस्थापकों में से एक GM सैयद की 117वीं जयंती पर उनके समर्थकों ने रविवार को एक विशाल आजादी समर्थक रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई देशों के नेताओं की तस्वीर नजर आई। पाकिस्तान में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नरेंद्र मोदी के अलावा विश्व के अन्य नेताओं की तस्वीर हाथ में लेकर सिंधु देश बनाने में मदद की गुजारिश की है और हस्तक्षेप की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आजादी के समर्थन में नारे भी लगाए। पोस्टर्स पर लिखा गया था कि सिंध पाकिस्तान से स्वतंत्रता चाहता है। इसके अलावा प्रदर्शन में सिंधु देश बनाने की मांग की गई है। सिंधु देश स्वतंत्रता आंदोलन के पोस्टर भी देखे गए हैं। आपको बता दें कि GM सैयद ने बांग्लादेश के आज़ादी के ठीक बाद ये आंदोलन शुरू किया था। वह महात्मा गांधी से प्रेरित थे और पाकिस्तान बनने के बाद पहले राजनीतिक कैदी थे। और इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, पाकिस्तान में जो अलग से सिंधु देश बनाने की मांग हो रही है और इसको लेकर आज प्रदर्शन पर भी वहां पर किया गया है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, हाथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री का पोस्टर क्या दर्शा रहा है ये? देखिए पल्लवी जी, जिस तरीके से आज हम पाकिस्तान में सिंध प्रांत की बात कर रहे हैं, सिंध प्रांत हो चाहे बलूचिस्तान हो, तो पाकिस्तान इस तरीके के जो आंदोलन है उनसे लगातार सामना करता रहता है बहुत टाइम से। बल्कि जब से पाकिस्तान का उदय हुआ है, पाकिस्तान बना है, तब से लगातार सिंध के लोग और बलूचिस्तान के लोग आजादी की मांग करते रहे हैं, अपना अलग स्टेट, अपना अलग राज्य की मांग करते रहे हैं। लेकिन हमेशा वहां के लोगों को फोर्स के बल पर दबाया जाता है, मारा जाता है, कैदी बनाया जाता है। हमेशा इस आवाज को दबाने का काम पाकिस्तान सरकार लगातार करती रही है। और जिस तरीके से आज आपको देखने को मिला, जिस तरीके से सिंध के लोग आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का झंडा लेके और तमाम राष्ट्रों का झंडा लेकर के, उनके बड़े नेताओं के झंडे लेकर के आज अपनी आजादी की मांग कर रहे थे, तो इन चीजों से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति कितनी नाजुक है। पाकिस्तान टूटने वाला देश है और आने वाले टाइम में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान न केवल विभाजन की आग में जल रहा है, पाकिस्तान और भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ये बिल्कुल जीरो हो चुकी है। वहां पे रोजगार क्रिएट नहीं हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज वहां पे आ नहीं रही है, तो रोजगार की भी बड़ी समस्या है और महंगाई भी अपने चरम पर है। तो पाकिस्तान की स्थिति कुल मिलाकर देखी जाए तो आज की तारीख में बहुत बुरी है। और ऊपर से घी में डालने का काम पाकिस्तान में आतंकवाद करता है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो आतंकवाद का अड्डा है, पाकिस्तान को अड्डे के रूप में देखा जाता है। आपको याद होगा, जो अमेरिका पर हमला करने वाला दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था। और कई ऐसे आतंकवादी, चाहे आप दाऊद इब्राहिम की बात कर लीजिए, चाहे आप हाफिज सईद की बात कर लीजिए, अजहर मसूद की बात कर लीजिए, दुनिया के तमाम ऐसे आतंकवादी और उन आतंकवादी आकाओं के जो अड्डे हैं वो पाकिस्तान में हैं। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भले ही यहाँ पर होता रहा है, लेकिन कोई भी देश इसमें हस्तक्षेप क्यों करेगा? संदीप जी, देखिए आज इन लोगों ने तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके पोस्टर लेकर ये प्रदर्शन किया है। लेकिन क्या ये हमारे दायरे में आता है कि इस तरह के प्रदर्शनों में हम हस्तक्षेप करें या इस तरह की मांग पर ध्यान दें? ये तो एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला हुआ। देखिए पल्लवी जी, अंदरूनी मामला जरूर है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे देश में इंटरफेयर करता है, तो अगर एक कूटनीतिक चाल के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान को इसका कूटनीतिक फायदा लेना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान टूटता है तो उसका बेनिफिट हिंदुस्तान को मिलता है और हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमारे लिए खतरा बनता है, हमें वहां पे इंटरफेयर करना चाहिए। इसके पहले भी मैं आपको याद दिला दूं, पाकिस्तान के दो टुकड़े बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में हो चुके हैं, जिसको हिंदुस्तान को बड़ा क्रेडिट जाता है। इसी तरीके से आगे भी हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपने देश
की जो सुरक्षा है उसके लिए भी ये चीजें जरूरी हैं। पाकिस्तान आतंकवाद प्रोड्यूस करता है, आतंकवादी प्रोड्यूस करता है जो दुनिया के तमाम देशों में भेजे जाते हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। बिल्कुल, बलूचिस्तान को लेकर भी देख रहे हैं हम कि किस तरह से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं और वहाँ के लोग तो हमेशा से ही पाकिस्तान से अलग होने की कोशिशें करते रहे हैं, मांग करते रहे हैं। ऐसे में क्या रुख हमारी देश की सरकार का हो सकता है या फिर जो अन्य विश्व के देश हैं, क्या वो इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं? बलूचिस्तान के लोग लगातार अलग होने की मांग कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये मांग और भी ज्यादा प्रबल हो सकती है? संदीप जी। जी पल्लवी जी, बिल्कुल आने वाले समय में ये मांग और भी ज्यादा मजबूती से उठेगी। लोग अपनी बात को कब तक दबा सकते हैं, कब तक आप फोर्स के सारे चीजों को दबा सकते हैं, कब तक आप लोगों को मार सकते हैं। आपने देखा कई दुनिया के ऐसे देश थे जब वो आजादी के लिए जंग लड़े तो उनको आखिरकार आजादी मिली। उसमें हिंदुस्तान भी एक ऐसा देश था जिसको अंग्रेजों से आजादी मिली। जरूरत है कि सिंध के लोग हो चाहे बलूचिस्तान के लोग हो, उन्हें अपनी आवाज मुखरता से उठानी पड़ेगी। और चाहे यूएनओ हो, चाहे अमेरिका हो, जो भी दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी शक्तियां हैं उनके सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं उन्हें सफलता मिल सकती है। बिल्कुल, पाकिस्तान लग रहा है कि अंदरूनी मामलों से ही काफ़ी जूझ रहा है। यहाँ पर अब इनके जो राज्य हैं वो अलग होना चाहते हैं अपने देश से और एक बड़ा आरोप लगाया गया है सिंधु समाज के लोगों के द्वारा। उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो संसाधनों का दोहन कर रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर जितने भी संसाधन हैं उनका दोहन लगातार किया जा रहा है? जी बिल्कुल पल्लवी जी, मैं ऐसा मानता हूं और ऐसा हो भी रहा है। जिस तरीके से जो सिंध का एरिया है या बलूचिस्तान का एरिया है, वहां के जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका खनन हो चाहे दूसरी चीज हो, पाकिस्तान अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत करने के लिए काम करता है। लेकिन उसका जो हिस्सा है, जो उससे होने वाली कमाई है, वो बलूचिस्तान के लोगों पर, उनकी शिक्षा पर, उनकी चिकित्सा पर या वहां के डेवलपमेंट पर। इसी तरीके से ये जो पैसा सिंध एरिया से आता है, ये सिंध के लोगों पर खर्च नहीं किया जाता है और इसी वजह से वहां पर ये विद्रोह की जो चिंगारी है लगातार सुलगती रहती है। बिल्कुल, लगातार वहाँ पर विद्रोह की चिंगारी इस समय सुलग रही है। ऐसे में संदीप जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान सरकार क्या इस समस्या से निपटने के लिए तैयार नजर आ रही है? वहाँ पर पहले से ही समस्याएं बहुत है, महंगाई आसमान छू रही है। इतनी तमाम समस्याओं के बीच इमरान खान की दोबारा वापसी कहीं संभव लग रही है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पल्लवी जी, मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान की वापसी संभव है, क्योंकि इमरान खान के विरुद्ध आज की तारीख में माहौल बन चुका है और इमरान खान एक तरीके से फेलियर प्रधानमंत्री की लिस्ट में शुमार होंगे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने वादा किया था पाकिस्तान के डेवलपमेंट का, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे वो कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने वादा किया था कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लेके आऊंगा, दुनिया के तमाम देश आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री इस मामले में फेल रहे। उन्होंने रोजगार देने की गारंटी की थी, वो रोजगार देने के मामले में पूरी तरीके से फेल रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी भी फील्ड में सक्सेस होते नजर नहीं आए। जिस तरीके के उन्होंने वादों का पुलिंदा पाकिस्तान की जनता के सामने रखा था, उसे पूरा करने में वो पूरे तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। संदीप जी, सिंधु देश को अलग बनाने की मांग आखिर क्यों की जा रही है? क्या माना जाए कि क्या वहां के लोगों पर इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है कि समाज के लोग लगातार ये आवाज उठा रहे हैं कि आप हमें इस देश से अलग कर दीजिए? बलूचिस्तान की स्थिति हम भली भांति जानते हैं, लेकिन सिंधु समाज को अलग होना, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? देखिए पल्लवी जी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हर किसी की अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक रहन सहन होता है। अगर आप उनके ऊपर अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश करोगे, अपना रहन सहन थोपने की कोशिश करोगे, तो वहां से विरोध की चिंगारी निकलेगी। अगर एक ही कंट्री में रहते हुए आपके साथ भेदभाव होगा, आपको नौकरी देने में भेदभाव होगा और आपके संसाधनों का दुरुपयोग होगा, तो आप जरूर विद्रोह करेंगे और आप चाहेंगे कि हमारा राष्ट्र, हमारा कंट्री चाहे छोटा सा हो, चाहे भूटान की तरह हो जाए, लेकिन हम अलग हो जाए, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो यही सारे कारण हैं, जो सिंध की बात करो या बलूचिस्तान की बात करो, वो अलग होना चाहते हैं। संदीप चौधरी जी, अब जिस तरह से इन्होंने हाथ में तख्तियां उठाई हैं और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री का पोस्टर है, इससे क्या हमारे देश की सियासत भी गर्मा सकती है? देखिए, इससे हमारे देश की सियासत गरमा सकती है या नहीं गरमा सकती है, ये एक अलग इशू है।
लेकिन इससे एक मैसेज पल्लवी जी साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पहले हिंदुओं के साथ अत्याचार होता था, वहां पे लड़कियों को उठा लिया जाता है मंदिरों से, वहां पे लड़कियों को उठा लिया जाता है गुरुद्वारों से और उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि वहां पे क्राइम अपने चरम पर है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर है और इसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को और जो हमारे साथी देश है उनको इंटरफेयर करना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। ये एक अच्छा मौका है राजनीतिक और कूटनीतिक हिसाब से। बिल्कुल, प्रेशर की आपने यहाँ पर बात की संदीप चौधरी जी। क्या लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का दबाव पाकिस्तान पर नहीं है? जो इस तरह से वहां पर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ रही है? देखिए पल्लवी जी, ये कहना ठीक नहीं होगा कि अंतरराष्ट्रीय प्रेशर नहीं है, वहां पे अंतरराष्ट्रीय प्रेशर भी है और मुझे लगता है खुद हिंदुस्तान जितना प्रेशर पाकिस्तान पर क्रिएट कर सकता है, इतना दुनिया के और देश नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम अमेरिका की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, वो पावरफुल है, वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारे जाबाज पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान को रिहा करना पड़ा था, तो वो जानता है कि हिंदुस्तान के क्रोध का सामना, हिंदुस्तान के गुस्से का सामना पाकिस्तान नहीं कर सकता है। तो हिंदुस्तान भी अगर चाहे तो पाकिस्तान पर पूरा प्रेशर क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल, और लगातार कोशिश की जा रही है और इसका असर भी देखिए, अब वहाँ के लोग जो हैं अपने ही देश से अलग होना चाहते हैं। आखिरी सवाल है संदीप जी, अभी आने वाले भविष्य में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या कुछ होने वाली है? वर्तमान की स्थिति को देखते हुए भविष्य क्या समझ रहे हैं आप? देखिए आने वाले जो वक्त है पाकिस्तान का, पल्लवी जी, पाकिस्तान टूटने के कगार पर है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान टूटेगा और पाकिस्तान में कम से कम 3 देश बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि सिंधु देश अलग करने की मांग की गई है, पाकिस्तान के सिंध को अलग देश बनाने की मांग तेज हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और अलग अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तस्वीरें इन लोगों ने हाथों में ली हुई हैं और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई विदेशी नेताओं की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और प्रदर्शनकारियों ने ये अपील की है कि विश्व के नेता सिंध को अलग देश बनाने में मदद करें। आपको बता दें कि जीएम सैयद की 117वीं जयंती का ये मौका था और इस मौके पर अलग सिंधु देश बनाने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया गया है। जीएम सैयद को आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद का संस्थापक माना जाता है। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विश्व नेताओं की तख्तियों को उठाया ताकि सिंधु देश की स्वतंत्रता के लिए उनका हस्तक्षेप हो सके। वहीं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जमसोरो जिले में सैयद के गृहनगर में रविवार को आयोजित एक विशाल रैली के दौरान लोगों ने आजादी समर्थक नारे लगाए। उन्होंने ये दावा किया है कि सिंध सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक धर्म का घर है, जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और 1947 में पाकिस्तान के इस्लामी हाथों में दे दिया था। सिंध में कई राष्ट्रवादी दल हैं जो एक स्वतंत्र सिंध राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और पाकिस्तान को एक ऐसा व्यवसायी बताते हैं जो संसाधनों का दोहन जारी रखता है और इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन भी शामिल हैं। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके विरोध में किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इस बीच किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब 20 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में किसानों के 26 जनवरी के प्रोग्राम को लेकर और 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कानून व्यवस्था का हवाला दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन फिलहाल इस मामले को टाल दिया गया है बुधवार तक के लिए। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कोर्ट तय नहीं करेगा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कहना है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली अवैध होगी और इस दौरान दिल्ली में 5000 लोगों के प्रवेश की संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही वो मैं बता रहा हूं। बैरिगेट के अंदर, दिल्ली की तरफ बैरिगेट के अंदर 30 कार्रवाई लिए जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है और बैरिगेट के सामने उस जवान का बाप खड़ा है, उस जवान का ताऊ खड़ा है जो कि वहां किसान के रूप में खड़ा है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में 26 जनवरी सभी की है, 26 जनवरी सभी मनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, भारत सरकार को भी इन केस कानूनों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब अपना मामला है, अपने लोगों का मामला है, ये होनी चाहिए। धारा 144 लगी हुई है और माननीय भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस समय इंटरवेन करना चाहिए समय पे। इस समय बहुत उपयुक्त है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और मैं ये भी जानता हूं, मानता भी समझता हूं कि किसानों की वजह से, किसान के आंदोलन की वजह से जो लगभग 2 महीना हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री ना सो पा रहे होंगे, ना खा पी पा रहे होंगे। ये स्थिति बनी हुई उनके लिए होगी। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के, सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं। खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट है और 26 जनवरी को होने वाली परेड को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी के परेड के लिए किसान जरूर तैयार है और कहीं ना कहीं झांकी निकालने के लिए, यानी कि ट्रैक्टर रैली की जो उनकी झांकी है वो निकालने के लिए तैयार है और दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए कोशिश भी करेंगे। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी थी किसानों ने और किसानों को वो परमिशन नहीं मिली परेड निकालने की। मगर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाजा खटखटाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हम दिल्ली पुलिस को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस
खुद अपनी तैयारी कर सकती है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर नहीं दे सकता है कि किसानों को परमिशन दी जाए। मगर जिस तरीके से लगातार इसकी सुनवाई जो है वो टाल दी गई है और वो बुधवार तक के लिए टाल दी गई है। मगर एक चीज स्पष्ट और इसमें किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो 26 जनवरी की परेड निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है और कोशिश करेंगे दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए। मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा और 26 जनवरी की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए किसान दिल्ली के अंदर नहीं आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तमाम बातें कही गई हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या ये कोशिश की जाएगी किसानों की तरफ से कि वो जबरदस्ती घुसे, दिल्ली की सीमा से प्रवेश करने की कोशिश उनके द्वारा की जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से किसानों का जो जत्था है वो इस परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली कूच कर रहा है। ऐसे में ये संभावनाएं कितनी प्रबल हो रही हैं कि 26 जनवरी का जो माहौल है वो तनावपूर्ण रहेगा? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों ने स्पष्ट पहले भी कर दिया था कि वो 26 जनवरी की परेड जरूर निकालेंगे, चाहे वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर हिंसा नहीं करेंगे। मगर एक चीज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला आया, फैसले के अंदर ये कह दिया गया कि बुधवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई और दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा। मगर ये चीज जब कोर्ट के बाहर जब किसान संगठनों के जो नेता बाहर आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि हम कोशिश करेंगे बिल्कुल झांकी निकालने की, और जहां तक ट्रैक्टर मार्च की जो रैली है उसके लिए पूरे हर गांव से, हर राज्य से लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ तक कि महिलाओं को ट्रैक्टर रैली के अंदर भाग लेने के लिए भी कहा गया है। मगर जिस तरीके से वो दिल्ली के अंदर कोशिश जरूर करेंगे 26 जनवरी की परेड के लिए, मगर अभी तक उनको परमिशन नहीं दी गई है और वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकते। मगर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अब वो दिल्ली के अंदर आने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर उससे लगता नहीं है कि दिल्ली पुलिस उनको अंदर आने देगी। जी बिल्कुल राजीव, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि कमेटी को लेकर अभी क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है कि कमेटी बन रही है, उस कमेटी से कब जो है कार्रवाई शुरू होगी? तमाम जो जानकारी कमेटी को लेकर आपसे चाहेंगे। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम केंद्र सरकार को ऑर्डर दे सकते हैं और केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी और कमेटी के द्वारा ही इसका फैसला किया जाएगा, यानी कि जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी वो कमेटी के माध्यम से निकालने की कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से किसानों के संगठनों ने साफ कर दिया कि हम कमेटी से संतुष्ट नहीं है, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जरूर संतुष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस कानून पर रोक लगाई और लगभग 2 महीने के लिए भी रोक लगाई गई है, मगर अभी तक कमेटी से कोई भी सरकार, जो किसान के नुमाइंदे हैं, वो अभी तक इससे संतुष्ट नहीं है और वो कमेटी के हक में है भी नहीं। उन्होंने साफ कर दिया कि हम कमेटी का फैसला नहीं मानेंगे जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी, वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर कृषि कानून कृषि के कानून के जो मंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी भी कल भी किसान संगठनों के नेताओं से कहा कि आप लोग आइए, बातचीत बैठ के जरूर करेंगे, जो डिमांड है यानी कि कृषि कानूनों को वापस करने की, उसको छोड़कर कोई और रास्ता हो तो उसके लिए वो तैयार है। मगर कल जो बैठक होने वाली है उसके अंदर भी देखना होगा कि कल जो सरकार के साथ और किसानों के साथ जो बैठक है वो क्या विफल रहेगी, क्योंकि अभी तक जो 9 दौर की जो बैठकें थी वो भी विफल रही हैं। जी राजीव, लेकिन सवाल तो यही है ना कि किस तरह से बैठक सफल हो पाएगी जब दोनों ही पक्ष पहले ही अपनी अपनी स्थितियों को साफ कर चुके हैं। वो कह रहे हैं, किसान पक्ष कह रहे हैं कि हमें तो हर हाल में कानून रद्द करवाने, और सरकार कह रही है कि कानून हम रद्द नहीं करेंगे। जब दोनों ही पक्ष सोच कर बैठे हुए हैं तो ये तो कोई रास्ता निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई रास्ता निकल आएगा। कहीं ना कहीं से दोनों ही पक्षों को झुकना पड़ेगा। और रही बात एमएसपी को लेकर, तो मुझे जहां तक जानकारी है कि एमएसपी को लेकर अब सरकार लिखित में भी सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो अब थोड़ा बड़ा दिल लग रहा है कि किसान संगठनों को भी दिखाना चाहिए। राजीव, देखिए एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से किसान संगठन वो पीछे नहीं हटना चाह रहा है और सरकार है वो पीछे नहीं हटना चाह रही है, मगर इनके जो बीच में जो 9 दौर की बातचीत हुई है वो कहीं ना कहीं विफल रही है और लगभग 10वें दौर की जो बातचीत होगी, यानी कि कल की जो कह सकते हैं 19 जनवरी की जो बैठक है वो भी कहीं ना कहीं विफल रह सकती है, क्योंकि इसी तरीके से अगर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं बातचीत का कोई नतीजा निकलता नहीं नजर आएगा। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान अपनी तरफ से साफ कर चुके हैं, जब तक कृषि कानून वापस नहीं वो पीछे हटेंगे नहीं। मगर जिस तरीके से सरकार भी कह रही है कि जब तक कृषि कानून को छोड़कर और कोई और समझौता हो तो उस पर बातचीत करने के लिए वो तैयार है, मगर दोनों ही सूरतों में अभी तक कोई नतीजा निकलता नहीं नजर आया और ना ही कोई बातचीतों का दौर जो है हुआ है वो भी कहीं ना कहीं कारगर नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि किसान संगठन या फिर सरकार थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए बातचीत का दौर जो है वो सामान्य हो सकता है। मगर अभी तक जो कह सकते हैं नतीजे नजर आ रहे हैं या फिर विशेषज्ञों की जो राय है वो यही नजर आ रही है कि जो कल जो बैठक होने वाली है वो भी विफल रहने वाली है, क्योंकि
कृषि मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कृषि कानून वापस नहीं होगा, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही भी रोक लगा दिया। जब रोक लगा दिया तो वो उसका लागू करने का मतलब ही नहीं बनता। मगर कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता है, यानी पराली को लेकर या फिर खेती बाड़ी को लेकर या फिर जमीन को लेकर या बिजली बिल को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश जरूर की जाएगी। मगर देखना है कि कल जो बैठक होगी वो किस नतीजे पर जाती है। जी बिल्कुल राजीव, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आप हमें बताइए कि कितना नुकसान दिल्ली को झेलना पड़ रहा है। कितने दिनों से, लगभग 2 महीने होने को आए हैं, बॉर्डर सारे सील हैं, आवाजाही काफी दिक्कतें हो रही है आवाजाही में, तो दिल्ली को नुकसान कितना झेलना पड़ रहा है इस वजह से? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली की नुकसान की बात करें तो बिल्कुल दिल्ली का नुकसान जरूर हो रहा है, क्योंकि जो लोग दिल्ली से फरीदाबाद जाते थे या फिर गुड़गांव जाते थे या फिर बल्लभगढ़ जाते थे या फिर और राज्यों के अंदर जाते थे, वो रास्ते सारे बंद हो चुके हैं और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी है जो है वो बिल्कुल बाधित हो चुका है। खास तौर पर उन लोगों को जो परेशानी हो रही है, जैसे बात करें जो दिल्ली से सटे हुए इलाकों के अंदर जिन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, वर्कशॉप लगाई हुई हैं या फिर छोटी मोटी कोई दुकान करते हैं, खासतौर पर उन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि वो ना तो उनके पास सामान आ पा रहा है, ना ही उनका सामान दिल्ली से बाहर जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से परेशानियां हैं तो दिल्ली की जनता भी झेल रही है। मगर सरकार से कोई ना कोई उम्मीद कर रही थी जनता भी कि सरकार किसानों की जो मांगों को माने या फिर उनका रास्ता खोले, ताकि वो भी अपने काम धंधे पर जा सके, क्योंकि कोरोना काल की वजह से पहले ही उनके पास काम धंधे नहीं है, जॉबें नहीं थी, और अब कहीं ना कहीं किसानों की वजह से लगभग 2 महीने हो चुके हैं, यानी 2 महीने का समय बिल्कुल वो नजदीक आ चुका है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि बॉर्डर सील है तो रास्ते भी बंद है। जी बिल्कुल राजीव, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन का लगातार जो है जारी है और इस बीच गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर भी किसान साफ तौर पर तैयार नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मसले को लेकर सुनवाई हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा जो पाला है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस को दे दिया है। देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 महीने से एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे कर्मचारी काफी नाराज हैं और दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच पिसते नजर आ रहे हैं और अब इसका साफ असर भी नजर आने लगा है। दरअसल कर्मचारियों ने नाराजगी के चलते अपना सभी काम ठप कर दिया है और सड़क पर पड़ी गंदगी और कूड़े कचरे को भी उठाना बंद कर दिया है, जिस वजह से दिल्ली के अलग अलग सड़कों पर जगह जगह अब साफ तौर पर कचरे के ढेर नजर आने लगे हैं। अब ये सफाई कर्मचारी चाहते हैं कि दिल्ली सरकार हो या दिल्ली नगर निगम, बस इन लोगों को इनकी 5 महीने की सैलरी मिल जाए ताकि ये अपने घर का गुजारा चला सके। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है। लगभग 4 महीने का समय हो चुका है और 4 महीने से लोग बहुत परेशान हैं। घर का खर्चा चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। उधार कहाँ से लें, क्योंकि दुकानदार अब उन्हें उधार भी नहीं दे रहा है। कारण इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सच्चाई क्या है। सर अपना नाम बताइए। कमल चंदेलिया नाम है मेरा।
मैं दिल्ली प्रांतीय वाल्मीकि मजदूर संघ यूनियन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और काफ़ी सालों से यूनियन के माध्यम से अपने समाज का, अपने कर्मचारियों के हित के अंदर समय समय पर आदरणीय राजेंद्र प्रसाद भजनी जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। सर ये बताइए कि आपका घर खर्चा का चलाने में कैसे दिक्कतें आ रही हैं? घर खर्चे के लिए तो हमारे सारे साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं। बहुत ही मुश्किलें और दिक्कतों का सामना आ रहा है, क्योंकि 2-2 महीने तो हमारे को कर्जा मिल गया उधार, लेकिन अब आगे उधार कोई नहीं दे रहा, क्योंकि जो कह रहे हैं कि विश्वास किसी को नहीं है कि सैलरी नहीं हो रही है आपकी। अच्छा आप बताइए, सैलरी नहीं मिली तो कैसे घर का खर्च चला रहे हैं? देखिए सर, आग तो लगाने वाले लगा गए, ठीक है, बुझाने वाला कोई नहीं है। कौन आग को बुझाएगा? हमारे जो कनस्तर है आटे के, दाल के, वो पूरी तरह ढके हुए हैं। कोई हमारी मांग को लेकर अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा। सब कह रहे हैं कि चमनी चल गई, लेकिन कहाँ चली, कैसे चली, कोई बताने वाला नहीं है। आज हमारे बीच में श्री राजेंद्र प्रसाद भजनी जी यूनियन लीडर हैं। पिछले 50 सालों से इनके पिताजी और हमारे कमल चंदेला। आपके जो लीडर हैं, क्या वो आप लोगों को सैलरी नहीं दिला पा रहे हैं? लीडर नहीं दिला पा रहा है, ऊपर का प्रशासन नहीं दिला पा रहा। यानी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार नहीं दे पा रही है आप लोग? लीडर तो लड़ रहे हैं। दरअसल क्या है, जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इनको कोरोना योद्धा कहा था, लेकिन कोरोना योद्धाओं का इतना बुरा हाल, बड़ी शर्म आती है। केंद्र के अंदर बैठी सरकार और दिल्ली में बैठी हुई सरकार और एमसीडी में बैठी हुई सरकार पर, जिनको कोरोना योद्धा कहा गया था, लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, उनके बच्चे सड़कों पर भूखे मर रहे हैं। क्योंकि क्यों? आज हालात देश के अंदर सफाई कर्मचारी जो सबसे ज्यादा सुबह उठकर 5 बजे उठकर मेहनत करके अपना काम को अंजाम देता है, आज उनके बच्चों को फीस नहीं भरी जा रही, ना खाना दिया जा रहा। आटे दाल भाव का पता लग गया कि कितना महंगा होता है, कैसे होता है। लेकिन हम अब बड़े आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, केंद्र के अंदर बैठी सरकार, दिल्ली के अंदर बैठी सरकार, एमसीडी के अंदर बैठी सरकार, कि सफाई कर्मचारियों को मत सताओ, क्योंकि उनको सताने वालों का बेड़ा गर्क और सत्यानाश होता है। अच्छा सर, अच्छा इसी तरीके से क्या कूड़ा सड़कों पर रहेगा? नहीं, कूड़ा सड़कों पर अगर इनको वेतन समय से मिल जाएगा, इनकी जो पेंडिंग मांगे वे पूरी कर दी जाएगी, तो डेफिनेटली हमारे कमल चंदेला जी, राजेंद्र प्रसाद भट्टी जी और जितने भी हमारे नेता हैं, वे सब इनको डेफिनेटली कूड़ा उठवाने का काम अवश्य कराएंगे। लेकिन इनका जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। उनका वेतन 1 तारीख को आना चाहिए, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि 7 तारीख को वेतन आ जाना चाहिए, लेकिन इनको 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है और हम वादा करते हैं कमल चंदेला जी और राजेंद्र भट्टी के नेतृत्व में ये सफाई कर्मचारी सड़कों से कूड़ा अवश्य उठाएंगे, अगर इनको वेतन और इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। ये थे सफाई कर्मचारी जो कह रहे थे कि अब इनको पैसे नहीं मिले, सैलरी नहीं मिल रही 4 महीने से, और 4 महीने से सैलरी नहीं मिलेगी तो इसी की तरीके से कूड़ा सड़कों पर रहेगा। मगर देखना होगा क्या सैलरी इनको कब तक मिल पाएगी। राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज, दिल्ली। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आज आप एमसीडी कर्मचारियों के बीच में गए, जहां उनसे आपने तमाम बातचीत की, क्या कुछ कहना रहा उनका, और अभी फिलहाल सरकार और निगम का रुख क्या नजर आ रहा है इन कर्मचारियों के लिए? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें निगम के सफाई कर्मचारियों की, तो निगम के सफाई कर्मचारी काफी हद तक जैसे 5 महीने की सैलरी नहीं मिली है, तो सोचिए उनका घर का गुजारा कैसे चल रहा होगा। क्योंकि जो हमने उनके बीच में जाने के बातचीत करी और उनसे जानने की कोशिश करी कि उनकी परेशानी क्या है, तो उनका साफ साफ कहना था कि दिल्ली सरकार निगम के ऊपर डाल देती है कि निगम पैसा नहीं दे रहा, और निगम कहता है कि दिल्ली सरकार ने उनको पैसा नहीं दिया सैलरी देने के लिए। मगर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में पिसता हुआ सिर्फ वो सफाई कर्मचारी है, जिसको कुछ टाइम पहले यानी कि लॉकडाउन के बीच में हम कोरोना योद्धा कह रहे थे। वो सफाई कर्मचारी जो सड़कों पर घूम रहा था और अपने मास्क भी नहीं मिल पा रहे थे जिनको, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं मास्क यहाँ तक कि ग्लव्स अपनी जेब से खरीद कर वो लोगों की सफाई कर रहे थे। मगर अब उन सफाई कर्मचारियों के पास 5 महीने की सैलरी नहीं है, और यहाँ तक कि जो जिन दुकानदारों से वो उधार सामान राशन लेते थे, अब उन्होंने भी मना कर दिया कि हम राशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब तक पैसे नहीं देंगे वो राशन नहीं दे पाएंगे। मगर साफ साफ दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर जिस तरीके से उनकी परेशानी हमने देखी, वो देखने के बाद कहीं ना कहीं खुद हमारी आंखों में खुद नमी आ गई, और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से सरकार के और निगम के बीच में जनता पिस रही है, वो कहीं ना कहीं मद्देनजर रखता है। क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार कहना चाहती है ये
कि निगम के अंदर उसकी सत्ता आए, और जो भाजपा की सरकार है वो यानी कि जो निगम के अंदर बैठे हैं वो चाहते हैं कि भाजपा के अंदर में दिल्ली की सरकार आए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो राजनीति है ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, और बल्कि हमें जनता के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ तक कि उन सफाई कर्मचारियों के बारे में जो सफाई कर्मचारी परेशान हैं, खास तौर पर उनको लिए जो उनके पास राशन नहीं है, यहाँ तक कि महिलाएं भी काम करती हैं, अब वो बिल्कुल ही बेकार है, उनका कहीं ना कहीं राशन नहीं है, बच्चों को कैसे खाना खिलाएं, ना तक कि स्कूलों की फीस दे पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर आप जाकर उन्होंने जब इतनी परेशानी होने के बाद भी जब कूड़ा उठाने मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं निगम अभी भी जागा नहीं है, और कहीं ना कहीं लगभग 15 दिन हो चुके हैं सड़कों पर इसी तरीके से कूड़ा फैला पड़ा है, और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर उनकी परेशानियों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर भाजपा सरकार हो या फिर निगम के अंदर बैठे हुए नेता हो। जी बिल्कुल राजीव, अब आपसे जानकारी चाहेंगे कि एमसीडी कर्मचारियों ने जब कूड़ा उठाने से मना कर दिया है तो फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा तो बहुत ज्यादा मंडरा रहा है दिल्ली में। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें, अभी कोरोना की कहते हैं स्थिति से बाहर भी नहीं निकली है दिल्ली, और ना ही कह सकते हैं बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो भी अभी बना हुआ है। मगर जिस तरीके से लगातार कूड़े का ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, यहाँ तक कि सड़कों पर गलियों के अंदर जो इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है क्योंकि कूड़ा लगातार फैला पड़ा है। मगर जिस तरीके से बात करें निगम की, तो निगम दिल्ली सरकार के ऊपर डाल देता है और दिल्ली सरकार निगम के ऊपर डाल देती है। दिल्ली सरकार कहती है हमारे पास जो फंडिंग था वो हमने दे दिया निगम को, और निगम अपने कर्मचारियों को दे नहीं रहा है। मगर जिस तरीके से निगम से बात करो तो निगम के कर्मचारी खुद कहते हैं, यानी कि जो अधिकारी हैं, हमने खुद जो कह सकते हैं नॉर्थ दिल्ली के जो मेयर है उनसे भी जानने की कोशिश करी, उन्होंने भी कहा कि दिल्ली सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, हम सफाई कर्मचारियों को कहां से सैलरी दें। मगर कहीं ना कहीं इनके बीच में वो सफाई कर्मचारी पिस रहा है, जिसके बाद अभी तक 5 महीने की सैलरी नहीं मिली है, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए राशन खरीद नहीं पा रहा है। वो कहीं ना कहीं उसकी सोचिए उसकी स्थिति क्या होगी, और जो बच्चे उनसे राशन मांगते हैं यानी खाने के लिए मांगते हैं, तो वो किस तरीके से जुगाड़बाजी करते होंगे या फिर कहे उधार मांगने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अब उधार भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर निगम और सरकार कह सकते हैं दिल्ली सरकार के बीच में ये सफाई कर्मचारी पिस रहा है, जिसकी वजह से अब आम जनता पिसने लगी है, क्योंकि जब कूड़ा फैलेगा तो बीमारियां और बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं दिक्कतें आम जनता को भी आएंगी। जी तो ये एमसीडी की जो अभी स्थिति फिलहाल है और लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं कि एमसीडी में जबरदस्त भ्रष्टाचार मचा हुआ है। राजीव, सच्चाई क्या है? क्या वाकई में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है इनका सारा पैसा? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह रही है कि एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार हैं, और भ्रष्टाचार के अंदर एमसीडी बिल्कुल डूबी हुई है, और उसको बाहर निकालने के लिए दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि दिल्ली के जो एमसीडी के अंदर यानी कि कहें निगम के अंदर उनकी सत्ता आ सके। मगर जिस तरीके से निगम चाहता है कि जो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार है वो उनको पैसा नहीं दे रही है, सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, मगर उनके बीच में जो सफाई कर्मचारी है वो पिसता जा रहा है, और उनके बीच साथ साथ अब वो जनता पिसने लगी है, जिनके पास कहीं ना कहीं कूड़े जब नहीं उठेगा तो उनको दिक्कतें होंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, मच्छर पनपेंगे और कहीं ना कहीं और ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की और एमसीडी की, कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि निगम के अंदर लगभग 1 साल और 1 साल के अंदर इलेक्शन आएंगे, और इलेक्शन के बाद निगम की वही सीटें होंगी, मगर चेहरे बदल जाएंगे, और कहीं ना कहीं निगम पार्षद कोई और होगा, मेयर कोई और होगा, मगर सत्ताएं वो ही करते रहेंगे, जब भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। चुनाव नजदीक आने का इंतजार किया जा रहा है राजीव, ऐसा ही मान लिया जाए कि चुनाव और ज्यादा नजदीक आने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही चुनावों की सरगर्मियां आएगी वैसे ही दोनों जो अभी लड़ रहे हैं आपस में निगम और सरकार, वो इनका पैसा रिलीज कर देंगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जब इलेक्शन का समय आता है, 4 साल तो कोई भी नेता या फिर कोई भी पार्टी कोई काम नहीं करती है, जब 4 साल के बाद में जब 5वां साल स्टार्ट होता है हो जाता है और एक दूसरे को छीटाकती भी शुरू हो जाती है, और यहाँ तक कि होता है कि अंदर थोड़ा बहुत काम करके दिखाते हैं, यानी कि 4 साल का जो पैसा होता है वो गोल हो जाता है, और 1 साल के पैसे से ही सिर्फ फंडिंग करके दिखाई जाती है कि हमने ये रोड बनवाए, हमने गलियां बनवाई, हमने ये होर्डिंग लगवाए, हमने ये काम कर दिया। मगर ये सिर्फ खाना पूर्ति है, जो कि जब सबको पता है जब इलेक्शन आते हैं तो इसी तरीके का आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, और सिर्फ वोट बैंक के लिए इतना कह सकते हैं ड्रामेबाजी की जाती है। कहीं ना कहीं जनता इसमें पिसती चली जाती है, और जनता शायद वही देखती है जो उनको लगता है कि आज रोड बनवाया गया है तो शायद आने वाली जो सत्ता सरकार होगी वो भी इसी तरीके काम करेगी। मगर जब 4 साल बीतते हैं तो 5वें साल फिर वही ड्रामाबाजी देखने को मिलती है, यानी कि 5वें साल फिर काम किया जाता है और 4 साल का पैसा फिर गोल।
जी बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ एमसीडी कर्मचारियों के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो एमसीडी के ये कर्मचारी जो पिछले 5 महीनों से अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं, वे इस समय काफी परेशान हैं। उन्होंने एएनबी न्यूज के कैमरे के आगे अपना दर्द भी बयां किया और साफ तौर पर यह कहा कि अब तो कोई उन्हें उधार देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 5 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली और वो पिछले 5 महीने से उधारी का ही खा रहे हैं। ऐसे में अब उनके सामने अपने घर का गुजारा चलाना काफी मुश्किल हो गया है। देखने वाली बात यहाँ पर यह रहेगी कि सरकार या फिर निगम किसकी आंखें खुलती हैं और इन पर तरस खाकर इनकी कम से कम मेहनत की कमाई इन्हें दे दी जाती है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में भी रविवार को स्थानीय कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक के बोल बिगड़ गए और ज्ञापन देते वक्त उन्होंने एसडीएम को सरेआम धमकी दे डाली। महिला अधिकारी को धमकी देने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे महिला एसडीएम कामिनी ठाकुर को सरेआम धमकी देते हुए कह रहे हैं कि अगर आप महिला हैं, अगर आप महिला नहीं होती तो कॉलर पकड़कर आपको ज्ञापन दे देता। दरअसल रतलाम की हम बात करें तो रतलाम जिले में कांग्रेसी विधायक हर्ष विजय गहलोत की आज एक रैली थी। उनकी अगुवाई में एक ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद विधायक प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। इसी दौरान जब महिला एसडीएम को ज्ञापन लेने में बाहर आने में थोड़ी देर हो गई तो विधायक जी ने अपनी भड़ास एसडीएम पर निकालकर सरेआम उन्हें धमकी दे डाली। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता गणेश तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गणेश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। कांग्रेसी विधायक के ये बिगड़े बोल आखिर क्यों, इतनी गुस्सा उन्हें क्यों आई कि उन्होंने सरेआम एक एसडीएम को धमकी दे डाली? देखिए पल्लवी, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि एक सोशल मीडिया पे कल से एक वीडियो लगातार तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत, जो कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना से विधायक हैं और हाल ही में उन्होंने जो वहां की एसडीएम कामिनी ठाकुर है, उन्हें एक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बिगड़े बोल बोले। बिल्कुल, हम आपको बता दें, अगर घटना की बात करें तो घटना जो पूरी तरह से घटना थी वो एक कांग्रेस द्वारा एक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी। अभी देश में जहां लगातार किसान आंदोलन को लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस ने भी किसानों को अपने खेमे में लेने के लिए किसान ट्रैक्टर आंदोलन निकाल रही है। अभी ज्ञात हो कि 26 जनवरी नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और ऐसा ही कुछ नजारा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना में देखने मिला, जहां पर कांग्रेस द्वारा एक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी, जिस दौरान जो एसडीएम कामिनी ठाकुर हैं वो थोड़ा सा लेट आने की वजह से कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल देखने को सामने आए। जी बिल्कुल, उन्होंने सरेआम धमकी दी है कि आप एक महिला हैं, अगर महिला ना होती तो कॉलर पकड़कर आपको मैं ये ज्ञापन सौंप देता। उनके इस भड़काऊ बयान के बाद, भड़काऊ भाषण के बाद क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई उन पर की जा रही है? क्योंकि ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और इस तरह से एसडीएम को धमकी देना, क्या ये सही है गणेश? देखिए, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वो पूरी तरह से सत्य है और इस पर जब मीडिया के कई मीडिया पत्रकारों ने कामिनी ठाकुर जो एसडीएम है उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, तो हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिस दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कांग्रेस की तरफ से जो बयान दिया गया, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो एसडीएम को उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है वो पूरी तरह से उन्होंने उसको जायज बताया और साथ ही कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया कि अगर ऐसे किसानों के लिए अगर इस तरह का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ऐसे रवैया अपनाएंगे तो हम इसी तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन तो सबसे बड़ी बात मसले में आपसे ये जानकारी चाहेंगे गणेश की प्रशासनिक अधिकारी की गलती कहाँ थी? क्या वो देरी से पहुंची, ये उनकी गलती थी, या फिर वो मिलना ही नहीं चाहती थी? क्या इस तरह की कोई बात निकलकर सामने आई है? प्रशासनिक अधिकारियों की कहाँ गलती आ रही है इस पूरे मसले में?
देखिए, सबसे पहले तो पल्लवी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ऐसे में एक तरह से साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो किसी ना किसी जो सत्तारूढ़ की पार्टी होती है उसके कहीं ना कहीं दबाव में काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एसडीएम भी थोड़ा लेट आई, लेकिन हालांकि एक एसडीएम है, एक अधिकारी है, तो उनका देर से विलंब आना भी जायज है कि किसी कारणवश वह व्यस्त भी रह सकती हैं। ऐसे में उनका थोड़ा सा विलंब से आना, कांग्रेस द्वारा, विधायक द्वारा ऐसी भाषा का अभद्र रूप से प्रयोग करना कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक गलत संदेश जाता है। लेकिन एक यहाँ पर हम यह भी कर सकते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी किस तरह इन तमाम जो विधायक होते हैं या फिर जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर सरकारें होती है उनके दबाव में किस तरह से कार्य करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेसी विधायक के बिगड़े बोल सामने आए हैं, जहां उन्होंने गुस्से में एक महिला एसडीएम को धमकी दे डाली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।